लास्ट क्लास में हम इस वाले फिगर को सोल्व कर रहे थे। इसके अंदर हम किरचॉफ के नियम से क्या कर रहे थे, टोटल करंट निकाल रहे थे हम I1, I2 और I3 का। एक बार वापस से मैं देख लेता हूँ थोड़ा। इसमें आपको करंट की डायरेक्शन गिवन है इसमें, ठीक है ना। तो आप इसमें ध्यान से देखिएगा, तीन I1, I2 और I3 तीन आपके पास वेरिएबल है। अब इन तीनों वेरिएबल से आप देखेंगे कि आपको तीन इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, तभी सोल्व हो पाएगी ये, यानी क्योंकि तीन वेरिएबल है I1, I2, I3। अब देखिएगा, हम पहले इस लूप को ले लेते हैं, ठीक है। इसको हमने ऐसे क्लॉकवाइज चले, तो जो भी आपके पास था ए बी सी ए लूप से कि आई आर का प्रोडक्ट, ठीक है, ये सोल्व किया तो हमने, ये इक्वेशन आ गई थी आपके पास, ठीक है। और सेकंड लूप हमने ए डी सी ए, यानी ये लिया था ए डी सी ए, हमने ऐसे चला था इसमें और इसको सोल्व किया था, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब एक बार मुझे ये बता दीजिए कि इसको, इस वाले, अब हम इस लूप की बात करेंगे तीसरे वाले की, ठीक है ना। इसमें हम करंट की डायरेक्शन को मान लेते हैं इस तरह से। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप इस तरह से माने, आप इसको रिवर्स में भी मान सकते हैं। तो मुझे ये बताइए पहले तो कि ये किन किन बच्चों ने ये कंप्लीट कर लिया था, किया है किसी ने कोशिश, चाहे गलत आओ या सही आओ उससे कोई फर्क नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि कोशिश किस किसने की थी। किया है किसी ने? जतिन, ये अंजलि वगैरह, ये किसी ने नहीं किया क्या? चलो कोई नहीं। अब देखिएगा, मैं बताता हूँ इसको। अब हम इस लूप की बात करते हैं, इस वाले लूप की, यानी कौन से लूप की, डी ई बी, और ये हमने क्या माना था, सी, सी और उसके बाद डी, ठीक है ना। यानी डी ई बी सी और डी, इस वाले लूप में हम यहाँ से चल रहे, मान लेते हैं यहाँ से ऐसे चल रहे हैं सेम करंट की डायरेक्शन में। हमारा जो मोशन है वो भी इस तरह से ही है और करंट भी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ भी कोई रेसिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, 2 ओम में कितना करंट जा रहा है, I1 सॉरी I2 प्लस I3, यानी 2 इंटू I2 प्लस I3, ये हो गया। क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में है, जैसे हम मूव कर रहे हैं ऐसे ही करंट चल रहा है इसमें, तो यहाँ से क्या हो गया, ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ से इसमें देखिएगा 2 ओम में कितना है, I2 प्लस I3 प्लस I1, यानी प्लस 2 I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है ना। इसमें ये करंट है, ये वाला इसी डायरेक्शन में है। तो पूरे सर्किट में हमने आई आर निकाल लिया। अब हम बात करते हैं ईएमएफ की। तो यहाँ से देखिएगा, नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं, तो यानी ये प्लस का रहेगा इक्वल टू 5। यानी इसको अगर सोल्व करेंगे हम, देखिएगा कितना, -2I1, भाई 2 इंटू I1 हो गया, -2I1 हो गया, 2I2 और 2I2 कितना हो गया, +4I2, ये हमने लिख दिया। यहाँ से I3 कितना हो गया, 2I3 ये रहा और 2I3 ये है, +4I3, ये आपके पास आ गया, ठीक है। यानी ये आपके पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कौन सी होगी, थर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है। यानी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात कर ली थी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में। अब देखिएगा, एक बार मैं आपको तीनों इक्वेशन वापस से लिख के बताता हूँ पेज पर। एक बार इस पेज पे ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, देखो, मुझे लगा है तुमने कोशिश ही नहीं की होगी इसको सोल्व करने की, अदरवाइज ये हो जाता। सिंपल मैथमेटिक्स है। पहली इक्वेशन है आपके पास है I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट है, आप सभी को पता है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन थी, उसकी अगर हम बात करें तो वो थी आपके पास 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3
इक्वल टू 10। ये आपके पास है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। और तीसरी तो हमने लिखी हुई है, अभी उसको यूज नहीं करेंगे कि हम इक्वेशन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिएगा क्या बचेगा आपके पास, और ये कितना हो गया 8i1, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, इक्वल टू 20। 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, या i1 इक्वल टू 20/8, यानी ये आपके पास आएगा 2.5 एम्पियर। यानी ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, i1 की वैल्यू। मुझे बताइए कि यहाँ तक किसी को दिक्कत कि i1 की वैल्यू में किसी को, ठीक है। अब देखिएगा i1 की वैल्यू आपने 2.5 रख दिया, ठीक है। अब हम कोई भी दो इक्वेशन लेते हैं जिनको हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा दो इक्वेशन आपके पास ये रही और ये रही, ठीक है ना। यानी इन दोनों से ही अगर हम सोल्व करें तो हम i2 और i3 की वैल्यू सोल्व कर सकते हैं। यानी i1 आपके पास 2.5 है, ठीक है। तो देखिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ, नहीं ग्रुप में सेंड कर दिया मैंने मैसेज, देखो एक बार। 12th क्लास, अरे ये उल्टा क्लास दूसरी क्लास में सेंड कर दिया। एक मिनट बच्चे होल्ड करना, वो दूसरी क्लास में ग्रुप हो गया था। होल्ड, तुम ये ध्यान रखा करो, इसका वेट मत किया करो कि सर वो करेंगे। इन्होंने 1000 तो ग्रुप बना रखे हैं, पता नहीं कौन कौन से। अब आया होगा, ज्वाइन कर ले जल्दी से भाई। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, ध्यान नहीं रहता है ग्रुप में सेंड करना, तो आप कर लिया करें, ठीक है ना। खुद ये नहीं कि आप सर का वेट करें, आप खुद ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिएगा, यानी इस i1 i2 में हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ i1 की रख देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिएगा ये कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 6i2। इसमें देखो ये यहाँ से नहीं हो पाएगा सोल्व, क्योंकि ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, i3 तो निकल के नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब आप किसी भी इक्वेशन ले सकते हैं, यानी कोई सी भी दो इक्वेशन ले सकते हैं, चाहे तो आप i2 और i3 ले लें, चाहे आप i1 और i3 ले लें, ठीक है ना। तो देखिएगा कोई सी भी लेते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वापस से लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन को, i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 10। और थर्ड कौन सी है जो अभी हमने कुछ देर पहले निकाली थी, 2i1 प्लस 4i2 प्लस i3, सॉरी 4i3 इक्वल टू 5। ये आपके पास इक्वेशन आई है। अब देखिएगा, पहले तो आपको क्या करना है कि i1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यानी ये इस इक्वेशन को हम i1 की वैल्यू को अगर रख के करते हैं, मैं यहीं पे कर देता हूँ, तो देखिए कितना हो जाएगा। i1 की वैल्यू कितनी है 2.5, मैं सीधा ही रख रहा हूँ, ये 2.5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये 2i3 है और ये 4i3 है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कितना बचेगा आपके पास है 12i2, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है ना, प्लस 4i3 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 20 माइनस 5। 5 कहाँ से आया है, ये इस i1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये इधर माइनस का 2i2 आएगा, और वो कितना हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि 2.5 हाफ कितना हो जाएगा माइनस का। और इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। यानी ये कितना हो गया आपके पास है 4i2 प्लस 4i3 इक्वल टू 5 माइनस ये 2i1 इधर आएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0 बचेगा। यानी इसको जब सोल्व करेंगे हम तो ये तो कैंसिल हो गया कितना। अब इसको देखो
सब्ट्रैक्ट कर लो, ये माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो ये तो आपके पास कितना बचेगा 8i2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 15 है ऊपर और यहाँ पे 0 है, तो कितना बचेगा आपके पास है 15, और i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/8। ये कर लेंगे बच्चों, यानी ये i2 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप i1 हो चाहे i2, ठीक है ना, किसी भी इक्वेशन में आप क्या करेंगे i1 और i2 की वैल्यू को पुट करके, ठीक है, और उसको क्या कर लेंगे फिर आप i3 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ भाई, कोई दिक्कत है और मैसेज कर दीजिए थोड़ा। रितेश, और ये तुम बहुत लेट में आते हो अभी, गुंजन वगैरह भी। आपने एक दो क्वेश्चन किए हैं कि कोई आइडियली कोई एक दो क्वेश्चन है कि किसी के पास आपने कोशिश की हो सोल्व करने की? तो देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन भेजूंगा अभी इस टॉपिक के, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो जो सॉल्यूशन होंगे वो अलग तरीके से हो सकते हैं। आपको जो मैंने मेथड बताया सीधा उसी तरीके से आप सोल्व करें उनका, अब बस आप लास्ट में आंसर मैच करा लें, ठीक है ना। अगर आपका आंसर सही है तो यानी आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। क्लियर। अब देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है कि ये, एक तो सबसे पहले हम बात करें इसका यूज क्या है। इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेसिस्टेंस, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि व्हीट स्टोन ब्रिज है वो किस काम आता है, तो अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के काम आता है। क्लियर। अब देखिएगा, दूसरी चीज है कि इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, ठीक है। यानी पहले तो ये किस पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन ए, अब देखिए मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ स्टेटमेंट। प्रिंसिपल आपसे कई बार पूछ दिया जाता है कि इफ ऑल रेजिस्टेंस आर इन बैलेंस state, then there will no current in galvanometer। यानी इसका मतलब क्या है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो किस तरह से होती है, इसके अंदर जो चार रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि एक रेसिस्टेंस ये है, एक रेसिस्टेंस ये हो गया, ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, और ये रेसिस्टेंस, ये चार रेसिस्टेंस स्क्वायर के चारों साइड पे लगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक डायगोनल के एंड्स के अलोंग एक बैटरी लगी होती है, इस तरह से हमने ये बैटरी कनेक्ट कर दी, और ये जो रिमेनिंग डायगोनल है इसके यहाँ पर एक लगा होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन भी बताता है और उसका मैग्नीट्यूड भी बताता है, ठीक है। अब देखिएगा, मान लेते कि इसके अंदर ये मान लेते P है, ये Q है, R और S। तो यहाँ पर जो P Q R, ये P Q और R, ये तीन नॉन रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है। यानी इनकी वैल्यू आपको पता होती है, ये आपका प्रैक्टिकल भी है, ठीक है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज का आपके प्रैक्टिकल भी है। अब देखिएगा, यानी इसमें पी क्यू आर, ये तीन तो क्या है नॉन रेसिस्टेंस है, हमें एस की वैल्यू निकालनी होती है। एस क्या होता है, अननोन रेसिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या काम आता है, ठीक है। तो ये अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के काम आता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो, इफ ऑल आर, यानी ऑल आर को रेसिस्टेंस,
आर इन बैलेंस स्टेट, यानी जितने भी रेसिस्टेंस हैं अगर वो बैलेंस स्टेट में है देन देयर विल बी नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो P Q R S ये चार हैं, अगर ये बैलेंस स्टेट में, बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि P अपॉन Q किसके बराबर हो, R बाई S, इन दोनों साइड का जो रेसिस्टेंस है उनका जो रेशियो है, अगर इन दोनों के रेशियो के बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना, नो करंट फ्लो द गैल्वेनो, यही इसका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। अब देखिएगा, चाहे तो आप इनका ये रेशियो भी देखो, P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S, ये भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये भी ट्रू है इसके लिए और ये भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है, ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप गैल्वेनोमीटर के बारे में, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में इतना जानिए कि ये अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के काम आता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रिंसिपल, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है कि इफ फोर रेसिस्टेंस आर इन बैलेंस स्टेट, अगर ये एक ही अननोन रेसिस्टेंस होता है क्या, हाँ ये तो कह रहा हूँ, ये एक ही अननोन होता है, ये तो हमें नोन होते हैं। अगर इसमें आपको तीन पता है तो चौथा आप अपने आप ही निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ से एच निकाल लेंगे आप, किस तरह से, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू क्यू बाई पी, इस तरह से निकाल लेंगे। तो इसमें एक ही आपको निकालना होता है, ये तीन तो आपको पता होता है, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल है इसलिए देखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो चीज क्या है, इसका प्रिंसिपल, ये बहुत बार एग्जाम में इंडिविजुअल रूप से पूछा गया है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो भी मीटर ब्रिज आएगा या पोटेंशियोमीटर आएगा वो सारे व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही वर्क करते हैं। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि इफ द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है ना, ऑफ साइड इन व्हीटस्टोन ब्रिज आर इन बैलेंस स्टेट, ठीक है ना, देन देयर विल बी नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, यानी यहाँ पे इसमें कोई भी करंट, यानी ये जो डिफ्लेक्शन होगा, इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी अगर ये रेशियो है बराबर है तो इनमें डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिएगा इसका क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा भी गया है इसके क्वेश्चन, देखो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो एमसीक्यू जाएंगे तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि उस रेशियो को सोल्व करने में आपको 5-7 मिनट लगे। अब इस तरह से दे देगा वो, ये एक रेसिस्टेंस दे दिया, एक रेसिस्टेंस ऐसे दे दिया, एक ऐसे दे दिया, ये चार, ये दे दिया 5, ये दे दिया 10, ये दे दिया 4, तो आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस एस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बता सकते हो आप, ये बैलेंस स्टेट में है, ठीक है ना, कौन बताएगा, ये 5 है, ये 10 है, ये 4 है, ये 8, तो सीधा सा है देखो, 5 10 यानी 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से, तो यहाँ से फोर्स कितना होना चाहिए, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे आपको 8 देके और अब आपसे पूछ लेंगे गैल्वेनोमीटर में कितना करंट आएगा, ये आपको कैलकुलेट कर सकता है, तो बाय डिफॉल्ट आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये बैलेंस स्टेट में है तो करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको इस व्हीटस्टोन ब्रिज से इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे सिलेबस में तो ये दे रखा है, आप देखेंगे कि इसका ओनली क्वालिटेटिव असेसमेंट करना है आपको, ठीक है, क्वांटिटिव असेसमेंट नहीं करना है, यानी इससे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका प्रिंसिपल है वो पूछ सकते हैं आप, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा इसको हम प्रूव कर लेते हैं कि ये कैसे होता है, कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये प्रूव किस तरह से। देखो आप ये सोचना नहीं है कि सर जो चैप्टर फर्स्ट यानी जो पीटी टर्म टर्म फर्स्ट है वो ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें डेरिवेशन नहीं आएंगे, जो सेकंड पीटी है वो उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस आ सकता है, ठीक है ना, तो ये दिमाग से निकाल देना आप, क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव पार्ट ही नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि केवल न्यूमेरिक वो करना है हमें तो एमसीक्यूज, तो ये ध्यान रखना कि अगर आप इस टाइम ऐसे तो फिर मैं भी करा देता सीधे एमसीक्यूज डेरिवेशन पे जाता ही नहीं, इसके मेन मेन कॉन्सेप्ट देता, लेकिन ये ध्यान रखना जो सेकंड आपका टर्म होगा, ठीक है, और शायद मुझे नहीं लग रहा कि अब ये दोबारा से अगर
वापस से कोरोना सही अब प्रॉपर सही हो गया वैक्सीन वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम को वापस से रिमूव कर दें, ये एमसीक्यूज टाइप का सिस्टम वगैरह प्रॉपर जो पहले एग्जाम होते थे उसी तरह से कर सकते हैं डेरिवेटिव पार्ट। तो डेरिवेशन तो आपको याद रखनी है क्योंकि सेकंड जो पीटी है उसमें आएगा, ठीक है ना, और उसमें कंप्लीट चैप्टर की डेरिवेशन आएंगी, ये भी हम बात करेंगे। अब देखिएगा, अब व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में एक बार बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो ये हमने थोड़ी सी आउटलाइन बताई थी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की कि क्या क्या होता है इसमें। तो देखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज की देखिएगा, तो बच्चों जो नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो पढ़ा करें आप, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर जो समझाता हूँ, ठीक है ना, नोट्स में आपको प्रॉपर लाइनिंग लिखी होती है, एक एक लाइन का मीनिंग समझ में आता है, तो आपको नोट्स में से लिखना है, ठीक है। कई एक दो बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हम और कहीं से लिख रहे हैं, ठीक है ना, कल भी एक बच्चे परसों भी एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर हम और कहीं से लिख रहे हैं। तो देखिएगा, मैं बोलूँगा नहीं वो कि मतलब, लेकिन अपना प्रॉपर तैयार रखें आप, ठीक है ना। कहीं और से तो मुझे नहीं, जब ऐसा नहीं लगता कि तुम इतना वो लिख लोगे उसको कहीं और से, ठीक है। अब देखिएगा हम इसको प्रूव करेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज को हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक ही व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, ये तीसरा रेसिस्टेंस हो गया यहाँ से, और ये नेक्स्ट ये हम मानते हैं पी क्यू आर और एस, ठीक है। और ये हमने क्या किया है यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी इसके साथ के, और ये पोटेंशियल सोर्स हमने क्या कर दिया, प्रोवाइड करा दिया। अब देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर ये रेशियो सेम है तो इसके अंदर से कोई करंट नहीं जाएगा। तो प्रैक्टिकल करेंगे हम भी उस टाइम भी यही ध्यान रखेंगे इसमें कि ये रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इस बैटरी से हमने करंट निकाला आई, ठीक है, इस बैटरी से हमने कितना करंट निकाला, आई करंट निकाला। तो इस पॉइंट पर जाते ही इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नाम तो याद होगा ना, जंक्शन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम जंक्शन बोलते हैं, जहां पर थ्री वे करंट हो जाता है। और किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि जंक्शन पर जो आने वाला करंट है वो हमेशा जाने वाले करंट के बराबर होगा। तो मान लीजिए इधर करंट है वो I1 चला गया, कितना चला गया, I1, और इधर करंट है वो हम मान लेते हैं I2 चला गया। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना कि यानी जो I है उसको हमने किस में डिवाइड कर दिया, I1 प्लस I2 में। आप चाहे तो इसको I माइनस I2 भी लिख सकते, I1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो I1 इधर निकाल दिया तो यहाँ पे I आ रहा था, तो यहाँ पे कितना बचेगा, I माइनस I1 भी बचेगा, लेकिन हमने थोड़ा सा वो लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने क्या मान लिया I2। तो देखो यहाँ से I2 इधर आएगा, यहाँ से I1 जा रहा है। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी अगर हम बात करें, ठीक है ना, मान लेते कि इसमें करंट है वो कितना गया, आई जी मान लेते हैं, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आप I3 भी मान सकते हैं, या कितना मान लेते हैं, हमने मान लिया IG। तो देखिए इसमें इधर से आ गया, तो यानी ये कितना बच गया आपके पास है, ये आपके पास बच गया I1 माइनस IG, यही बचेगा क्योंकि IG इधर निकल गया कुछ पार्ट। तो यहाँ पे I1 आ रहा था, इधर देखिएगा यहाँ से इधर से I2 आ रहा है, इधर से IG मिल गया इसमें, यानी यहाँ पर कितना हो गया, इधर से जो करंट है I2 प्लस IG, और यहाँ पर पहुँच के वही I1 प्लस I2, यानी ये किसके बराबर है, I के बराबर है। ये पूरा वापस से सर्किट में आ गया, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब होगा ये सब कुछ, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसको हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे और उससे हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो ये लैंग्वेज आप वहां से लिखना कि कंसीडर फॉर रेसिस्टेंस पी क्यू आर एस आर कनेक्टेड या फिक्स ऑन द साइड ऑफ ए स्क्वायर, a battery of its voltage be connected to the diagonal end and the a galvanometer of its internal resistance small r connected to the diagonal of a opposite diagonal, ठीक है। इसको हम मानते हैं ए बी सी और इसको मानते हैं डी, ठीक है। और ये आपके पास बैटरी है ईएमएफ सोर्स का, ठीक है, इसको वी मान लो, आप चाहे तो
इसको EMF में मान सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही बात है, हमने V और E में डिफरेंस बता दिया है। अब देखिएगा हम इस लूप की बात कर लेते हैं पहले, आपको दिख रहा है ये वाला लूप, ठीक है, यानी इस लूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा कितना करंट हो जाएगा, ठीक है, यानी ए बी डी ए से, यानी लूप ए बी डी ए से अगर हम बात करें तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, और हम मान लेते ऐसे चल रहे हैं, आप शायद ऐसे भी ले सकते हो, तो आप पे डिपेंड कर रहा है। देखिएगा यहाँ से यानी P इंटू आई वन, यहाँ से P इंटू आई वन, यहाँ पे आइए, यहाँ से प्लस G इंटू आई जी, मान लेते इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, G है, ठीक है ना, और माइनस, देखो हम ऐसे आएंगे ना तो ये करंट ऐसे चल रहा है और हम ऐसे चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस आई इंटू आर इंटू आई टी, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट होती है। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इफ देयर इज नो करंट इन BD ब्रांच, अगर BD ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यानी ये आपके पास कितना बचेगा, मैं दूसरा पेज देता हूँ, इसी पे तो वर्क करता है ये, इसमें करंट जीरो रहना चाहिए, इसी पे वर्क करता है, ठीक है ना, करंट कितना रहना चाहिए, जीरो, यानी ये आपके पास बचेगा PI1 माइनस RI2 इक्वल टू जीरो। हम ये बता सकते हो यहाँ पर इक्वल टू जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि इस वाले में देखिएगा यहाँ पर कोई भी सोर्स नहीं है, बैटरी, कोई भी पोटेंशियल सोर्स नहीं है इसमें, यानी नेट EMF कितना हो गया इधर, जीरो। अब इस लूप की बात कर लेते हैं, इस लूप में चाहे आप ऐसे ले लो चाहे इसको ऐसे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस लूप में देखिए हम मान लेते हैं यहाँ से B से, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब लूप BCD, यहाँ से देखिए इस लूप में से यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कितना हो गया, Q इंटू I1 माइनस आई जी, ये हो गया। यहाँ से यहाँ देखिएगा हम ऐसे चल रहे हैं और ये करंट ऐसे जा रहा है, माइनस आ जाएगा, माइनस एस I2 माइनस आई जी, फिर I2 प्लस आई जी, और इधर यहाँ से आएंगे इसमें नेगेटिव, माइनस आई जी इंटू जी इक्वल टू जीरो, इधर भी कोई भी पोटेंशियल सोर्स नहीं है, ठीक है, तो आई जी कितना है, जीरो है, तो यहाँ से इसको लिख लेंगे हम QI1 माइनस SI2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखिए इस इक्वेशन को देखिए, ये जो इक्वेशन है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, देखिएगा I1 अपॉन I2 इक्वल टू R अपॉन S, फिर R अपॉन P, इसको इधर ले आओ और I1 को डिवाइड में ले आओ और P को डिवाइड में ले जाओ, यानी I1 अपॉन I2 इक्वल टू R अपॉन P हो गया। इस इक्वेशन को देखिएगा I1 अपॉन I2, यहाँ से कितना लिख सकते हैं हम, S अपॉन Q। अब देखिएगा ये इक्वेशन मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, सॉरी 4 मान लेते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन से और इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से देखिएगा I1 I2 को अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो यानी यानी R अपॉन P कितना हो जाएगा, S अपॉन Q लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P अपॉन R इक्वल टू Q बाई S, ये प्रूफ करना है आपको, तो यहाँ से S कितना हो जाएगा, P बाई R, ठीक है ना, सॉरी S इक्वल टू हो जाएगा R बाई P इंटू Q, ये इस तरह से हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या है, इसका प्रूफ है। वैसे तो आपको यहाँ तक ही छोड़ना है इसको, तो आया समझ में आपको, केवल यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाएंगे हम इसके अंदर, दोनों लूप के अंदर, और हम वहाँ से सोल्व कर लेंगे। अच्छा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रैक्टिकल भी है, तो जो एग्जामिनर आता है वो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल बताइए, ठीक है ना, पीएन लेके आपसे अननोन रेजिस्टेंस पूछ लेगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं आ रही।